नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और हमने कल से स्टार्ट किया है इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्विज। सो ये रहे आज की क्विज। सबसे पहला सवाल है, दी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। यानी IRDA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो एक्ट कब एनेक्ट हुआ? क्या वो 1938 में हुआ, क्या वो 1972 में हुआ, क्या वो 1999 में हुआ या फिर 2000 में हुआ? सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में एनेक्टेड हुआ। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, विच रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया। इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस को कौन सी रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है? जैसे बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, तो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे इसको कौन रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस सेक्टर को क्या PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये रेगुलेट करता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रेगुलेट करता है, या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रेगुलेट करता है, या फिर IRDA रेगुलेट करता है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, IRDA इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करता है इंडिया में। GIC भी नहीं है, LIC भी नहीं है, तो कंफ्यूजन मत होना। हमारा अगला सवाल है, in which year the insurance sector was liberalized and opened up for businesses to the private sector। किस साल में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया? क्या वो 1972 है, क्या वो 1999 में हुआ, या फिर 2000 में हुआ, या फिर यूं कहूँ तो 2003 में हुआ? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2000 में। IRDA एक्ट आने के बाद नेक्स्ट ईयर 2000 में इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया गया, यानी ओपन अप कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया में अब कंपनियां खोल सकते हैं। उससे पहले गवर्नमेंट ही ओपन कर रहे थे, ठीक है, तो अब प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है 2000 के बाद। नेक्स्ट, प्रेजेंटली व्हाट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर। वर्तमान समय में FDI लिमिट यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में? प्रेजेंटली क्या वो 26% है, क्या वो 49% है, क्या वो 74% है, या फिर 100% है? यानी FDI यानी मतलब जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कितना प्रतिशत इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग कंपनी की फुल ओनरशिप खरीद सके, अब तक ऐसा नहीं है, ठीक है। तो FDI लिमिट क्या है इंश्योरेंस सेक्टर में? मतलब अगर हमारे इंडिया में कोई इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी है प्राइवेट में, तो उसमें कितनी हिस्सेदारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अदर कंट्रीज के इन्वेस्टर खरीद सकते हैं? सबसे पहले 26% था, उसको फिर बढ़ा दिया गया और 49% किया गया, और इसको भी हटा के अब कर दिया गया है 74%। इंश्योरेंस में FDI लिमिट प्रेजेंटली 74% है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए जो इंश्योरेंस और कस्टमर के बीच में काम करते हैं, कि ब्रोकर्स हमें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ मीटअप करवाते हैं और हमें पॉलिसी दिलवाते हैं। उसी प्रकार से इंश्योरेंस एजेंट हो गए, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, सर्वेयर्स हो गए, लॉस असेसर हो गए, TPS हो गए, और अदर वेब एग्रीगेटर्स भी हैं। फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज यानी ये सारी चीज़ों में ब्रोकर्स, एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स, TPS, इसको एक्सप्लेन भी किया है, लाइक ब्रोकरेजेस एंड अदर्स हु ब्रिंग टुगेदर कस्टमर्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स डैश इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। यानी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में FDI लिमिट क्या है? देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट 74% है, वो तो हमने देख लिया। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में कितनी है? क्या वो 26% है,
क्या वो 49% है, क्या वो 74% है, या फिर 100% है? तो करेक्ट आंसर है 100%। जी हाँ, इंटरमीडिएट्स में अब से 100% अलाउड है FDI। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इज ऑब्लिक आर। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है या कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन ए, टू स्प्रेड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल कवर अगेंस्ट डेथ। तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली डेथ के अगेंस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल सेविंग्स बाय मेकिंग इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स एडिक्वेटली एंड अट्रैक्टिव। कुछ अच्छी स्कीम निकालना जिसकी मदद से आपके पैसे भी सेव हो और आपको इंश्योरेंस का भी लाभ हो। क्या ऑप्शन ए और बी दोनों ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस कंपनीज का, या इनमें से कोई एक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दोनों ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के। हमारा अगला सवाल है, एग्जामिनिंग एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन द प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड। प्रपोजल यानी आप जो फॉर्म बनाते हो इंश्योरेंस बेचने के लिए, या फिर प्रपोजल प्रोस्पेक्ट बना के देते हो वो। ठीक है, प्रपोजल को एग्जामाइन करना और उस पर डिसीजन लेना इंश्योरेंस के, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो रिन्यूअल बोला जाएगा, क्या वो क्लेमिंग बोला जाएगा, क्या वो अंडरराइटिंग बोला जाएगा, या फिर वो रिबेट बोला जाएगा? देखो, रिन्यूअल तो वो होता है कि अगर आपकी पॉलिसी एग्जिस्टिंग चल रही है और उसका ख़त्म हो गया और फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको अगेन ले रहे हो, या तो उसको बोला जाएगा रिन्यूअल। क्लेमिंग का क्या होता है कि आपका कुछ हुआ, जैसे कि आपका पॉलिसी चल रहा था और आपका मतलब कुछ उसको क्लेम करने का नौबत आई, यानी अगर आपकी बाइक चल रही थी और वो ठोक गई, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो आपको उसको रिपेयर कॉस्ट मिल जाएगा। आपका हेल्थ इश्यू हुआ है और आपको हेल्थ क्लेम मिल जाएगा, तो उस प्रोसीजर को क्लेमिंग बोला जाएगा। और रिबेट का तो मतलब क्या होता है कि आपको जो मतलब एजेंट्स या ब्रोकर को जो कमीशन मिलता है, और वो कमीशन में से कुछ हिस्सा ऐसा बोलता है पॉलिसी होल्डर को कि आपको मैं कुछ दे दूंगा ताकि वो पॉलिसी ले ले। यानी ब्रोकर और एजेंट को मिला हुआ कमीशन वो इनडायरेक्टली पॉलिसी होल्डर को देना चाहे, अंदर खाने जिसको बोलते हैं अंडर द टेबल, तो वो चीज़ को बोला जाएगा रिबेट, जो हमें नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो कौन सा है? अंडर राइटिंग। Examining and making decision on the proposal for insurance is called an underwriting. ठीक है, next, the word dash refers to the arrangement made to be enable the organization to carry out its activities which are necessary in the course of business. मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वो कौन सा वर्ड है डैश पे जो रिफर करता है arrangements made to enable the organization to carry out its activities which are necessary in the course of business. क्या प्रोग्राम इसको बोला जाएगा, या फिर प्लानिंग बोला जाएगा, या फिर ऑर्गेनाइजिंग बोला जाएगा, या फिर क्यू बोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑर्गेनाइजिंग। The word organizing refers to the arrangement made to enable the organization to carry out its activities which are necessary in the course of business. हमारा अगला सवाल है, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑड होगा। जोनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, माइक्रो ऑफिस। लाइफ इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर में अगर आप सबसे ऊपर देखते हो तो होता है सेंट्रल ऑफिस, उसके नीचे होता है जोनल ऑफिस, उसके नीचे होता है डिविजनल ऑफिस, उसके नीचे होता है ब्रांच ऑफिस, और उसके नीचे होता है सैटेलाइट ऑफिस। माइक्रो ऑफिस नहीं होता, माइक्रो ऑफिस जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में होता है। तो यहाँ पे ऑड क्या रहेगा? माइक्रो ऑफिस, क्योंकि वो एक ऑड है। इन लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेंट्रल ऑफिस, जोनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सैटेलाइट ऑफिस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये इस पर भी सवाल बन सकता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट वन शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, मतलब अगर किसी को एजेंट के तौर पे अपॉइंट करना है या किसी को एजेंट बनना है तो उसको फुलफिल करनी चाहिए कंडीशन नीचे दी गई में से, बट एक कंडीशन को छोड़ के, यानी आपको वो एक्सेप्ट वाली कंडीशन बतानी है जो गलत है इन शॉर्ट। सो अब एजेंट बनने के लिए मतलब नॉट बी अ माइनर, मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट है, वो बालक नाबालिग तो नहीं होना चाहिए। सेकंड है नॉट बी फॉर अनसाउंड माइंड, यानी वो माइंड से विचलित नहीं होना चाहिए, जो जिसको हम पागलपन बोलते हैं, ठीक है। सो साउंडेड माइंड होना चाहिए, अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए। सो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी फुलफिल होनी चाहिए। मस्ट बी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, सो ये कंडीशन गलत है। एजेंट्स बनने के लिए आपके पास 10th और 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होगा तो भी चलेगा। ऑप्शन डी क्या है, शुड हैव पास्ड प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम बाय IRDA। जी हाँ, एजेंट बनने के लिए आपको IRDA के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम देनी रहती है और उसको पास भी करना रहता है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बिकॉज टू बिकम एन एजेंट शुड हैव पास 10th और 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम, ठीक है। तो ग्रेजुएट नहीं चाहिए रहेगा, 10th और 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम्स पास किया रहेगा तो भी एलिजिबल है। सो ये थे आज के क्विज। मुझे उम्मीद है आपको प्रीवियस वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे और क्विजेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।